हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज़ को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विचारधाराओं यानी पूंजीवाद या समाजवाद में विभाजित हो चुका था। दोनों के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र क्रमशः यूएसए और यूएसएसआर नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पाले में शामिल करने के यथासंभव प्रयास में लिप्त थे। पंडित नेहरू व संविधान निर्माताओं ने बड़ी चतुराई से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले नवनिर्मित संविधान में दोनों ही विचारधाराओं का सटीक समायोजन करके विश्व के समक्ष बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। बाद में वर्ष 1976 में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने भारतीय संविधान के स्वरूप को अधिक स्पष्टता प्रदान करते हुए उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ दिया। लेकिन हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह निर्णय भारत गणराज्य की मौलिक पहचान को परिभाषित करने में 42वें संविधान संशोधन के महत्व को रेखांकित करता है। आइए इस फैसले के प्रभाव और 42वें संविधान संशोधन के ऐतिहासिक व कानूनी महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित दस्तावेज को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन अधिनियम 1975 के आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। इस संशोधन ने संविधान में व्यापक बदलाव किए, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। इससे पहले 1949 में पारित संविधान के प्रस्तावना का मूल पाठ था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। वहीं 1949 के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद इसकी भाषा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आदि हो गई। आइए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते यह संविधान की मूल संकल्पना का उल्लंघन न करे। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा है कि इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संविधान 1949 में अपनाया गया था। संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है, बशर्ते यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित न करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में समाजवाद का अर्थ एक कल्याणकारी राज्य है जो समानता और अवसर सुनिश्चित करता है, न कि निजी क्षेत्र को समाप्त करने या पूर्ण सरकारी स्वामित्व की ओर बढ़ने का। उन्होंने कहा कि भारत का समाजवाद सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ सह अस्तित्व में रहा है। न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले का उल्लेख करते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, न कि किसी का पक्ष ले या किसी के खिलाफ भेदभाव करे। अखंडता शब्द जोड़ने का उद्देश्य भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों की विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता को महत्व देना है। वहीं याचिकाकर्ताओं द्वारा भी कई महत्वपूर्ण तर्क दिए गए। इनके अनुसार 1949 में अपनाई गई प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दृष्टि को दर्शाती है। 1976 में जोड़े गए नए शब्दों ने संविधान के मूल स्वरूप को बदल दिया है। प्रस्तावना को संशोधित करते हुए इसे मूल तिथि यानी 26 नवंबर 1949 पर बनाए रखना भ्रम पैदा करता है और संविधान निर्माताओं के इरादे को बदल देता है। साथ ही समाजवादी शब्द आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, क्योंकि यह संसाधनों पर राज्य नियंत्रण का संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भारतीय संविधान की समावेशिता और अनुकूलता को मजबूत करता है।
42वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने संसद की भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत किया तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मूल संरचना सिद्धांत को संरक्षित किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडलों से भिन्न है। जहां पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच अलगाव है, वहीं भारत में राज्य सभी धर्मों का सम्मान और संरक्षण करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ने कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सुधारों के माध्यम से असमानताओं को कम करने की राज्य की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 42वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए भारतीय संविधान की अनुकूलन प्रवृत्ति की पुष्टि की है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को बनाए रखना भारत की कल्याणकारी राज्य के रूप में पहचान और धार्मिक सद्भाव और एकता की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह निर्णय न केवल प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संविधान समकालीन आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए अपनी बुनियादी भावना में स्थिर बना रह सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण पहचान है। शासन प्रणाली के विभिन्न रूपों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं। हालांकि उनका स्वरूप देश में भिन्न भिन्न हो सकता है। एक सच्चे लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करती है। भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में चुनाव कराना एक जटिल कार्य है। प्रारंभ में चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर प्रणाली से होते थे, जो अत्यधिक खर्चीली और कागज, मानव बल तथा सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर थी। इन्हीं कठिनाइयों को कम करने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार परीक्षण के तौर पर उपयोग 1982 में केरल विधानसभा के चुनाव में पारावूर निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। हालांकि उस समय संबंधित कानूनी प्रावधान न होने के कारण इस प्रयोग को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद ईवीएम को 1990 के दशक में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया और 2004 तक सभी चुनावों में इसका उपयोग अनिवार्य रूप से शुरू कर दिया गया। हाल ही में चुनाव प्रक्रिया व उनसे प्राप्त नतीजों ने ईवीएम पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। चुनाव के परिणामों से असंतुष्ट के पॉल, एक जो कि समाजसेवी हैं, ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम का प्रयोग बंद करने व मतपत्रों का प्रयोग शुरू करने संबंधी एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की थी। जज विक्रमनाथ और जज पीबी वराले की बेंच ने इस जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई की। दोस्तों, ईवीएम की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जो उसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने में दक्ष बनाती हैं, जैसे कि इंटरनेट से मुक्ति यानी गैर इंटरनेट आधारित तकनीकी। ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती है, इन्हें हैक करना असंभव हो जाता है। वीवीपैट प्रणाली यानी कि प्रत्येक वोट के बाद एक पेपर स्लिप दिखती है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। रैंडम एलोकेशन, मशीनों को मतदान केंद्रों पर यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। परीक्षण, उम्मीदवार 5% ईवीएम की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। दोस्तों, ईवीएम्स के आने से पहले भारत में मतपत्रों का उपयोग होता था, लेकिन यह प्रक्रिया बूथ कैप्चरिंग, अमान्य पत्रों और लंबे समय तक मतगणना जैसी समस्याओं से ग्रस्त थी। इसके बाद सन 1982 में ईवीएम का उपयोग होना शुरू हुआ और 2004 तक इसे पूरे देश में अपना लिया गया। दोस्तों, जस्टिस खन्ना ने व्याख्या करते हुए कहा है कि ईवीएम्स ने बूथ कैप्चरिंग को रोका है, कागज की खपत घटाई है और मतगणना प्रक्रिया को और तेज और सटीक बनाया है। याचिका पर सुनवाई व आपसी विमर्श के बाद जस्टिस नाथ ने निर्णय देते हुए कहा कि याचिका निराधार है। ईवीएम्स ने मतदाता धोखाधड़ी जैसी समस्याओं को खत्म किया है। मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर प्रणाली का पुनः उपयोग वर्षों से चुनावी सुधारों को पीछे ले जाएगा। यह निर्णय भारत की चुनावी प्रणाली में विश्वास को पुनर्स्थापित करता है। लोकतंत्र में विश्वास उसकी नींव है। इस विश्वास को संरक्षित करने के लिए नवाचार और जवाबदेही आवश्यक हैं। दोस्तों, अब इस खबर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक नई पहल पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में, जो पैन कार्ड से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को अधिक आसान, सुरक्षित व उपयोगी बनाने में यथासंभव सहायता करेगा। तो आइए विभिन्न प्रश्नों व उनके जवाबों के माध्यम से पैन 2.0 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, पैन से संबंधित सवालों में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पैन 2.0 के तहत नया पैन बनवाने की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पैन कार्ड है तो वह वैध रहेगा। केवल तभी नया पैन कार्ड चाहिए होगा जब व्यक्ति अपने पैन में कोई अपडेट या सुधार कराना चाहे।
खास बात यह है कि पैन 2.0 के तहत यह सुधार या अपडेट कराना पूरी तरीके से मुफ्त होगा। पैन 2.0 आखिर है क्या, आइए जानते हैं। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रोजेक्ट है जो पैन से जुड़ी सेवाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। आइए इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। यह एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल आधारित तकनीकी है। फिलहाल पैन से जुड़ी सेवाएं अलग अलग पोर्टल्स पर उपलब्ध हैं, जैसे ई फाइलिंग पोर्टल यानी NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और UTI TSL यानी UTI ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। लेकिन पैन 2.0 के तहत सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। साथ ही पेपरलेस और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया का प्रयोग करेगी। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिजिटल वर्क फ्लो को अपनाएगा, जिससे कागज के प्रयोग में व्यापक कमी आएगी। पेपरलेस प्रक्रिया पर्यावरण को संरक्षित रखने में सहायक होती है। पैन 2.0 में पैन का डेटा वॉल्ट और डायनेमिक डेटा वॉल्ट और डायनेमिक QR कोड जैसे उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय शामिल होंगे, जिससे डाटा और अधिक सुरक्षित रहेगा। व्यवसायों के लिए टैन डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर से जुड़ी सेवाओं को भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे टैक्स कटौती और संग्रहण प्रक्रिया आसान होगी। नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी में बदलाव अब आधार आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए संभव होगा। यह सेवा भी मुफ्त में उपलब्ध होगी। अब आइए जानते हैं कि पैन 2.0 मौजूदा सिस्टम से कैसे अलग है। अब पहले की तरह अलग अलग पोर्टल्स पर जाने की जरूरत नहीं होगी। पैन 2.0 एक ही प्लेटफॉर्म पर पैन या टैन आवंटन, सुधार और सत्यापन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। यह प्रणाली डुप्लीकेट पैन को पहचानने और खत्म करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेगी। ई पैन जैसी सेवाएं अब और तेजी से उपलब्ध होंगी। यदि भौतिक पैन कार्ड चाहते हैं तो इसके लिए केवल 50 रुपए का शुल्क होगा। पैन 2.0 के तहत एक हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षा पैन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत है। अगर पैन कार्ड में QR कोड नहीं है तो क्या आप QR कोड वाला कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? QR कोड के जरिए आपके पैन की तुरंत पुष्टि की जा सकेगी, जिससे धोखाधड़ी के मामले में काफी ज्यादा कमी आएगी। इसके अलावा पैन 2.0 डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। पैन 2.0 छोटे व्यवसायों, फ्रीलांसर्स और पहली बार टैक्स भरने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। यह प्रणाली धोखाधड़ी और डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म करने में मदद करेगी। साथ ही यह एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना में भी सहयोग देगा। तो दोस्तों, समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि पैन 2.0 न केवल एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन में उन्नति है, बल्कि टैक्स प्रक्रिया को सरल और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, 26 नवंबर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, वो भी इस साल 2024 में। यह वही दिन है जब 1949 में संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज को अपनाया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, वर्ष 1939 में पहली बार संविधान सभा की मांग उठी, लेकिन वर्ष 1946 में इसका गठन संभव हुआ। इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के 296 प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही रियासतों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि कुछ नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अपने अलग सपने के चलते इसमें भाग नहीं लिया। संविधान सभा के गठन के उपरांत 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने कहा था कि हमारी कठिनाई भविष्य को लेकर नहीं है, बल्कि शुरुआत को लेकर है। दोस्तों, यहां ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान निर्माण में लगभग 3 साल लगे। हमारा संविधान 299 सदस्यों की गहन चर्चा और विचार का परिणाम है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 1950 में इसे अपनाते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं और समय के साथ इनमें 100 से अधिक संशोधन हुए हैं और 12 अनुसूचियों तक विस्तारित हो चुका है। दोस्तों, जहां अमेरिका का संविधान केवल 4400 शब्दों का है और ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, वहीं भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संशोधन और न्यायिक व्याख्याओं की प्रक्रिया जारी रहती है। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह न केवल देश की शासन प्रणाली को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक अवसर पर सभा में शामिल हुए थे। दोस्तों, इस वर्ष हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के तहत पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक समूह के रूप में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर रहे हैं। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर पर constitution75.com नामक एक इंटरैक्टिव वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहां लोग अपनी भाषा में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस न केवल हमारे अतीत को याद करने का अवसर है, बल्कि यह लोकतंत्र, समावेशिता और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान भी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर डाक टिकट और स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। जैसा कि हम डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे संविधान निर्माताओं के योगदान व उनके दृष्टिकोण को याद करते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके आदर्शों का पालन करें। न्याय, समानता और स्वतंत्रता के इस ऐतिहासिक दस्तावेज को हमें अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और प्रासंगिक बनाए रखना है। चलिए, कंपाइलेशन के इस क्रम में अब हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जिसने धार्मिक परिवर्तन और आरक्षण नीति के दुरुपयोग के संदर्भ में एक नई मिसाल पेश की है। यह मामला धार्मिक परिवर्तन के नाम पर आरक्षण का लाभ उठाने के प्रयास से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे संविधान और समाज के साथ धोखाधड़ी करार दिया है। यह मामला पुडुचेरी की रहने वाली एक महिला से संबंधित है, जो जन्म से एससी थीं और ईसाई धर्म से संबंधित थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है और इस आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी प्रमाण पत्र व सरकारी नौकरी के लिए योग्य माना जाना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि उनका धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वार्थी मकसद से प्रेरित था। कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि महिला ईसाई धर्म की पहचान स्पष्ट है। उनके माता पिता का विवाह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत पंजीकृत था। साथ ही महिला का बपतिस्मा हुआ था और वह चर्च भी जाती थी। इसके अतिरिक्त वे धर्म परिवर्तन का प्रमाण नहीं उपलब्ध है। हिंदू धर्म अपनाने का उनका दावा किसी भी ठोस सबूत द्वारा सिद्ध नहीं होता है। उन्होंने आर्य समाज जैसी अन्य मान्य प्रक्रिया के तहत धर्म परिवर्तन का पालन नहीं किया। महिला द्वारा प्रस्तुत ना तो मौखिक और ना ही लिखित प्रमाण उनके दावे को साबित कर सके। कोर्ट ने माना है कि उनका धर्म परिवर्तन केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया है कि महिला ने हिंदू धार्मिक प्रथाओं को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है। उनका जीवन ईसाई पहचान से जुड़ा रहा, जिससे उनके दावे पर सवाल उठे। न्यायमूर्ति आर महादेवन ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए ये कहा है कि स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना न केवल आरक्षण नीति की भावना को कमजोर करता है, बल्कि यह संविधान के साथ धोखा भी है। दोस्तों, आगे न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य केवल आरक्षण का लाभ लेना है, तो इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आरक्षण नीति पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस निर्णय ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नीति का उपयोग ऐतिहासिक रूप से जुड़े समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है। इस नीति का दुरुपयोग वास्तविक लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिश्चित करता है कि धर्म परिवर्तन गहरे विश्वास से प्रेरित हो, न कि स्वार्थी लाभ के लिए। न्यायमूर्ति महादेवन ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था की गहराई को नहीं परख सकता, लेकिन यह जरूर देख सकता है कि दावे के पीछे की मंशा क्या है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भारत के सामाजिक और संवैधानिक ढांचे के लिए एक मजबूत संदेश देता है। साथ ही यह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। यह फैसला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के तहत समानता और आरक्षण की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के किसी मामले में प्रामाणिकता प्रथम शर्त है। इस हेतु प्रशासन तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जाति प्रमाण पत्रों की पारदर्शिता के साथ जांच की जा सके। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश में धर्म और आरक्षण से जुड़े जटिल मुद्दों पर भी एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है। भारत के शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 50 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का तकरीबन 36% है। शहरी जनसंख्या हर साल 2 से 2.5% की दर से बढ़ रही है। सरकार भी शहरों को ग्रोथ का इंजन मानकर चल रही है। साथ ही कई तरह के विकल्प और अवसर शहरी विकास के लिए तैयार किए गए हैं।
सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी साल 2015 से लागू है। इसने अभी तक 85 लाख आवास आर्थिक तौर पर कमजोर और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को मुहैया भी कराए हैं। इस योजना में सरकार निवेश को बढ़ाकर और ज्यादा संख्या में लोगों को आवास की सुविधा कम कीमत पर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। अगर शहरी क्षेत्रों की मूलभूत जरूरतों की बात करें तो इसमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड्स और सीवेज सिस्टम शामिल हैं। इसके लिए सरकार का अमृत मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा है। हालांकि शहरी अवसंरचना के लिए यह मिशन काफी नहीं है, इसलिए वित्त मंत्री ने पीपीपी मॉडल को लागू करने की बात कही है, जिससे शहरी अवसंरचना के सुधार और निर्माण में तेजी लाई जा सके। 2015 से सरकार की एक और योजना स्मार्ट सिटीज मिशन भी लागू है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए घटाकर 2,400 करोड़ रुपए किया गया है। हालांकि इसी साल के बजट में शहरी क्षेत्र के लिए एक नई योजना नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात कही गई है, जिसमें 1150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस मिशन के तहत जीआईएस के जरिए संपत्ति और कर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और उनका प्रबंधन किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय विकास अपने फाइनेंसेस को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बजट में इस चुनौती से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इसके लिए VGF यानी वायलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने इस मामले में एक मॉडल पेश किया है कि इस चुनौती से निपटा जा सकता है और वित्तीय तौर पर भी इसे संभव बनाया गया है। संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को पब्लिक एरियाज में स्ट्रीट वेंडर्स को विनियमित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। बजट में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार भी मिले और शहरी संरचना भी बेहतर हो सके। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना की मूल विशेषताओं में परिवर्तन संभव नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। इसमें संविधान की भावना, स्वतंत्र आंदोलन की अवधारणाएं और लोगों की अपेक्षाएं शामिल हैं। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 और 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके चुनावों में किया जाता है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक ईवीएम एसेसरीज को संदर्भित करता है जो विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सत्यापन के उद्देश्यों से प्रत्येक मतदाता आईडी और उसके वोट को कागज की एक पर्ची पर रिकॉर्ड करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, नए पैन 2.0 कार्ड में क्यूआर कोड शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करना, पैन को मोबाइल नंबर से जोड़ना, त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करना और धोखाधड़ी को कम करना, ऑनलाइन शॉपिंग लेन देन को सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी विरद लाइव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।